क्या बंगाल का युवा इस बार इतिहास लिखने जा रहा है? क्या 2026 में सत्ता का रास्ता युवाओं के वोट से तय होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही युवा भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बंगाल की सत्ता तक पहुंचा सकता है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो हमें भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों, ग्राउंड रियलिटी और बदलते ट्रेंड से समझना होगा। पश्चिम बंगाल में आज करीब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 35 से 40% युवा यानी 18 से 35 साल के बीच लोग हैं। इसका मतलब है करीब 2.5 से 3 करोड़ युवा वोटर जो किसी भी चुनाव का पासा पलट सकते हैं। अब अगर 2021 के चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 38% वोट शेयर हासिल किया था, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करीब 47 से 48% के आसपास वोट लिया। पहली नजर में ये अंतर बड़ा लगता है, लेकिन राजनीति में असली खेल वोट शेयर का नहीं बल्कि स्विंग का होता है। और अगर 5% वोट भी एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो बंगाल जैसे राज्य में इसका असर सीधे 40 से 50 सीटों पर पड़ सकता है। यहीं पर युवा वोट सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब सवाल ये है कि युवा आखिर चाहता क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कई बार युवा बेरोजगारी दर 15% के आसपास तक पहुंची है। सरकारी नौकरियों में देरी, भर्ती विवाद और एसएससी जैसे घोटालों ने युवाओं के बीच असंतोष को और बढ़ाया है। जब एक पढ़ा लिखा युवा बार बार परीक्षा देता है और फिर भी नौकरी नहीं मिलती तो वो सिर्फ नाराज नहीं होता बल्कि विकल्प तलाशने लगता है, और राजनीति में यही विकल्प सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करती है, जहां विकास, निवेश और मजबूत नेतृत्व की बात की जाती है। यहाँ नरेंद्र मोदी की छवि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित करती है, खासकर वो युवा जो खुद को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखना चाहता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ अभी भी कमजोर नहीं हुई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि रिश्तों और संगठन से जीते जाते हैं। टीएमसी की वेलफेयर स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार ने सीधे सीधे घर घर तक पहुंचकर अपनी पहुंच बनाई है, जिसका असर पूरे परिवार के वोटिंग पैटर्न पर पड़ता है, जिसमें युवा भी शामिल होते हैं। यानी एक तरफ रोजगार और बदलाव की मांग है तो दूसरी तरफ सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा। आज का युवा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी राजनीति को समझ रहा है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक नैरेटिव को पूरी तरह बदल दिया है। राष्ट्रवाद, पहचान और सांस्कृतिक मुद्दे अब तेजी से युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ऑनलाइन सपोर्ट हमेशा वोट में नहीं बदलता। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे इस डिजिटल सपोर्ट को बूथ स्तर तक कैसे लेकर जाएं। इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि युवा कोई एक जैसा वर्ग नहीं है। शहरी युवा और ग्रामीण युवा की सोच अलग है। पढ़ा लिखा युवा और स्थानीय स्तर पर जुड़ा युवा अलग तरीके से सोचता है। कोई रोजगार को प्राथमिकता देता है तो कोई वेलफेयर और स्थिरता को ज्यादा महत्व देता है। यानी युवा खुद एक राजनीतिक मैदान बन चुका है, जहां पार्टी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या युवा बीजेपी की सरकार बनवा सकता है? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। अगर 2 से 3 करोड़ युवा वोटर में से एक बड़ा हिस्सा एक दिशा में जाता है, अगर 5 से 7% का स्विंग आता है और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में सफल रहती है तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव वही वेलफेयर स्कीम्स, लोकल नेटवर्क और क्षेत्रीय पहचान के आसपास घूमता है तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रख सकती है। इसलिए 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं है बल्कि दो सोच के बीच टकराव है। बदलाव वर्सेस निरंतरता, आकांक्षा वर्सेस स्थिरता, राष्ट्रीय वर्सेस क्षेत्रीय राजनीति। और इस टकराव का सबसे बड़ा निर्णायक कोई नेता नहीं बल्कि बंगाल का युवा होगा। अब देखना यह है कि क्या ये युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस करेगा या ईवीएम तक जाकर इतिहास भी लिखेगा, क्योंकि 2026 में जो फैसला होगा वही बंगाल की राजनीति का अगला अध्याय तय करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है बंगाल में 2026 में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।